वेलकम व्यूअर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है होम लोन के ऊपर। होम लोन के साथ जो रिस्क रहता है, जब कोई होम लोन लेता है तब उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड रहता है, उस रिस्क के बारे में आज कुछ बोलेंगे और कैसे उस रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है उस बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो रिस्क होता है वो है लाइफ का रिस्क। होम लोन जो ले रहे हैं, जो फैमिली का मेन जो अर्निंग मेंबर है, जिसका इनकम के ऊपर बैंक लोन सैंक्शन करता है, अगर बाई चांस उस मेन फैमिली मेंबर को अनटाइमली डिमाइस हो जाए, अनटाइमली उनका कुछ अगर हो गया, तब फैमिली का बाकी मेंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है रेगुलर ईएमआई सर्व करने का। क्योंकि जब कोई लोन लेता है, होम लोन, ये जनरली क्या होता है, बड़ा अमाउंट लोन होता है और लॉन्ग टर्म लोन होता है। अब ये दो रीज़न के लिए यहाँ पे लंबा समय तक ईएमआई देके जाना पड़ता है और ईएमआई अमाउंट भी थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है। अब जो मेन अर्निंग मेंबर, उसका अगर कुछ हो जाए अचानक से, तब बाकी जो फैमिली मेंबर है, तो मैक्सिमम केस में उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ईएमआई हर महीने ठीक ठाक करके ईएमआई देना, ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको, ये जो एक रिस्क एसोसिएटेड होता है होम लोन के साथ, तो इसको नेचुरली एलिमिनेट करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? इसके लिए जो मेन चीज़ है, जो लोन जिनका इनकम के अगेंस्ट में ये होम लोन ले रहा है, तो उनका लाइफ के ऊपर जो रिस्क होता है उसको इंश्योरेंस किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। अगर फैमिली में मोर देन वन अर्निंग मेंबर है, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ या दोनों भाई या फादर और सन, ऐसे दोनों के इनकम के ऊपर अगर लोन लिया हुआ है, तो आप दोनों को ऊपर भी इंश्योरेंस कर सकता है, और नहीं तो दोनों में जिनका इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर भी कर सकता है। मेनली एक पर्सन के ऊपर तो इंश्योरेंस कर लेना चाहिए ही चाहिए। अगर हो सके तो दोनों के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि उनका अगर कुछ हो गया, तब वो इंश्योरेंस से, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस से लोन अमाउंट को रिपे हो जाएगा और लोन जो है आपका होम लोन पूरा लिक्विडेट हो जाएगा। तो बाकी फैमिली मेंबर को आगे और ईएमआई देने का कोई आवश्यकता नहीं है। उनका लोन क्लोज हो जाएगा और बैंक उनका जो लोन क्लोज हो जाएगा और बैंक उनका सारा का सारा प्रॉपर्टी पेपर उनको दे देगा और मॉर्टगेज रिलीज कर देगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से बैंक को पैसा मिल जाएगा, जो भी बैंक का आउटस्टैंडिंग रहेगा उस डेट में वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे कर देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इंश्योरेंस नहीं किया हुआ रहेगा, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस बैंक आपको बोलेगा ईएमआई दीजिए। अगर फैमिली के बाकी मेंबर के पास ये पॉसिबल नहीं होगा, बाकी मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो उतना अमाउंट ईएमआई देना, तो बैंक को प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, तो बैंक तो ईएमआई नहीं मिलने से कुछ कर नहीं पाएगा। उसको बैंक तो प्रॉपर्टी सीज कर लेगा और उसको सेल करके उसका जो रिकवरी है, बैंक को रिकवरी कर लेगा। तो कोई भी फैमिली, तो ये एक मेन जो एक मेन चीज़ होता है ना, बेसिक चीज़ होता है, तो उसको ऐसे अनकवर्ड रखना कभी नहीं चाहिए। कभी भी होम लोन आप ले रहे हैं तो फैमिली का जो मेन अर्निंग मेंबर है, ऑफ कोर्स आप विदाउट एनी डिले लोन लेने का साथ साथ ही उनको मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस करा लीजिएगा। और मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का एक सब्स्टिट्यूट भी है, ऑल्टरनेट भी है टर्म इंश्योरेंस। अब मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस अगर जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, जनरली क्या होता है कि उसी बैंक मैंडेटरीली ये इंश्योरेंस कर लेता है, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। अगर कोई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये नहीं कर रहे हैं मैंडेटरीली, तब आप अलग से इसको कर लीजिएगा, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, नहीं तो टर्म इंश्योरेंस कर लीजिएगा। और सेकंड जो रिस्क होता है एसोसिएटेड रहता है होम लोन के साथ, वो है आपका प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो फ्लैट या मकान आप खरीद रहे हैं, जिसके वजह से आप लोन ले रहे हैं, तो
कोई भी नेचुरल रीजन से, कोई भी डिजास्टर से, अर्थक्वेक हो, फायर हो, अगर वो प्रॉपर्टी का अगर कुछ हो जाए, प्रॉपर्टी का अगर रहने लायक है नहीं हो जाए, कि प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम हो गया फायर में, अर्थक्वेक में, जैसे वो प्रॉपर्टी और रहने लायक नहीं है, तब अब जिस प्रॉपर्टी के लिए अब इतना पैसा लोन लिया हुआ है, जिसके लिए इतना पैसा EMI भर रहा है, तो अगर उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहिए, उसके लिए भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कर लेने से प्रॉपर्टी का कुछ भी होगा तो जितना का उसमें लॉस होगा, वो लॉस अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगा। एक उदाहरण के तौर पे एक 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अब लोन ले रहा है 40 लाख। 50 लाख का प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है, 50 लाख का आप इंश्योरेंस कराया, और प्रॉपर्टी का कुछ हो गया तो क्या होगा कि जितना का लॉस हुआ, ये नहीं है कि 50 लाख का इंश्योरेंस कराया तो पूरा 50 लाख ही दे देगा, लेकिन जो आपका लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी एसेस करेगा कि कितना का लॉस हुआ। मान लीजिए कि एसेस किया कि 30 लाख का लॉस हुआ, तो आपको 30 लाख कॉम्पेंसेट कर देगा। अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम 50 लाख तक आप मिल सकते हैं आपको, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू लॉस असेसमेंट, ये कितना का लॉस हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको भी आप कभी भी ये इसको अनकवर्ड मत छोड़िएगा, क्योंकि इतना बड़ा एक एसेट है, तो उसको विदाउट इंश्योरेंस नहीं रखेगा। कितना कुछ हो सकता है जिसमें प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देने से आप पूरा निश्चिंत हो जाइएगा। प्रॉपर्टी का कुछ भी होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी मैक्सिमम बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए खुद ही मैंडेटरीली करा लेता है। दोनों इंश्योरेंस ही मैक्सिमम बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मैंडेटरीली करा लेता है। वो प्रीमियम आप ही से लेगा, दोनों इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन मैंडेटरीली कराते हैं। कुछ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसमें ये मैंडेटरी नहीं है। इन दैट केस आप पर्सनली उसको करा लीजिएगा बाहर, अगर उसी कंपनी से अगर ऑप्शनल है तो करा लीजिएगा, अगर नहीं है तो दूसरा कंपनी से करा लीजिए। फैमिली का जो मेन अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस, ये दो चीज़ आप ऑब्वियसली कर लीजिएगा लोन लेने का साथ साथ। इसमें प्रीमियम कितना होता है? मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस जो लाइफ के ऊपर होता है, जो अर्निंग मेंबर का, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर से हम बता रहे हैं कि 50 लाख का अगर आप लोन लिया हुआ है और 30-35 साल उम्र का कोई जो बॉरोवर अगर होगा, तो 15-20 साल के लिए अगर वो लोन ले रहे हैं, एक 50 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट उनका प्रीमियम आएगा 1.5 लाख रुपया। इसको आप एक साथ भी दे सकते हैं, इसको आप EMI के साथ क्लब करके भी दे सकते हैं। EMI के साथ वो जोड़ जाएगा और हर महीने उसको वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया अगर एक बार में जो प्रीमियम है, तो वो अगर आप 15 साल 20 साल में अगर आप कर लीजिएगा उसका EMI, तो वो भी महीना में 1100-1200 रुपये के अंदर आ जाएगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो आपका लोन के साथ 1100-1200 जो भी रुपया है वो ऐड हो जाएगा, तो आपका मेन जो अर्निंग मेंबर है तो उसको कुछ भी हो जाएगा तो आपको लोन रिपे करना नहीं पड़ेगा। फैमिली मेम्बर जो है वो उसके ऊपर उनको पूरा प्रॉपर्टी का पेपर मिल जाएगा, बैंक मॉर्गेज को रिलीज कर देगा और शांति से रह पाएगा। और दूसरा जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है उसका एक 50 लाख का अगर कुछ प्रॉपर्टी होगा तो 50 लाख का प्रॉपर्टी में ये इंश्योरेंस होगा, अप्रॉक्सीमेटली उनका प्रीमियम आएगा 30 से 35 हज़ार रुपया। ये आप एक ही बार में दे दीजिएगा। और ये 15 साल 20 साल के लिए जो लोन रहेगा उसके लिए उतना दिन तक ये कवरेज रहेगा और ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम वेरी करता है कितना साल के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं और कितना अमाउंट का प्रॉपर्टी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये दो चीज़ के ऊपर ये वेरी करेगा। प्रॉपर्टी का दाम ज़्यादा होगा और टर्म का ज़्यादा होगा, जितना साल के लिए आप करा रहे हैं तो आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। और लोन इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड करता है कितना एज, जो अर्निंग मेंबर है जिसके ऊपर इंश्योरेंस करा रहा है उनका एज कितना है। एज जितना ज़्यादा होगा उनका प्रीमियम ज़्यादा होगा। और कितने अमाउंट के ऊपर आप करा रहे हैं, जैसे कि 40 लाख 50 लाख जो भी लोन अमाउंट है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है फ्लैट का अमाउंट, फ्लैट का प्राइस के ऊपर, जो प्रॉपर्टी का प्राइस के ऊपर। और लोन इंश्योरेंस होता है लोन अमाउंट के ऊपर। लोन इंश्योरेंस में प्रीमियम डिपेंड करेगा
कितना साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, जितना ज़्यादा साल के लिए लीजिएगा प्रीमियम ज़्यादा होगा, और कितना अमाउंट के ऊपर आप करा रहे हैं 40 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो उस हिसाब से अमाउंट प्रीमियम ज़्यादा होगा। और कितना एज है, जो जिसको लाइफ के ऊपर आप करा रहे हैं मॉर्गेज इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, उनका एज कितना है, एज जितना ज़्यादा होगा प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी को करा लेना चाहिए। और फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन जो आपका नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको कोई आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का आप एसेट उनको आप दे के जाइए, उनका लायबिलिटी मत दे के जाइए। तो आप इंश्योरेंस करा लीजिएगा, मतलब उसका कोई भी लायबिलिटी आपका नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन एसेट जो है वो एसेट का आ जाएगा आपका नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ऑब्वियसली करा लीजिएगा। और जो बैंक से आप लोग लोन ले रहे हैं उसी बैंक या हाउसिंग फिनेंस कंपनी में करा लीजिएगा। अगर बाई चांस वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा जगह से भी करा लीजिए। होप आप इसको सुन के आपको थोड़ा जानकारी मिला। और भी आपको अगर कुछ डिटेल्स में जानना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ आपको नॉलेज आया और आपको कुछ दिशा मिला, तो आप ज़रूर से इसको लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, आप तक के लिए यही है। थैंक यू।